हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, आप लोग इस वीडियो का जो पीडीएफ है, जी हाँ, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? वो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम से इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर देंगे कि सर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं सारा का सारा आपको बता दूंगा। और देखिएगा, यहाँ पे मैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का विस्तृत उत्तरी प्रश्न लेके आया हूँ। जी हाँ, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आप खुद देख लीजिए कि आपके बोर्ड परीक्षा का ये बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ये किसका पेपर है? ये आपके बोर्ड परीक्षा का पेपर है। आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आया हुआ है जैव विविधता, 5 अंकों का है। 5 अंकों का है। कितने अंकों का है? तो ये 5 अंकों का आपका पेपर है। कितने अंकों का पेपर है? देख सकते हैं, ये 5 अंकों का आपका बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको हम दिखा दे पहले, नहीं तो कहेंगे सर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ पे विस्तृत उत्तरी प्रश्न है और 5 अंकों का। ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यह आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आप खुद देख लीजिए कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए कि जैव विविधता क्या होती है और इसके क्या क्या महत्व हैं, उस पर क्या क्या डालने के लिए दिया है, प्रकाश डालने के लिए दिया है। इसलिए कहते हैं कि हम आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसलिए आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूं कि 1000 लाइक टारगेट आप लोग जरूर से जरूर करवा देंगे। जितने भी विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं जो कि आपके पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न है, मैं उसको सारा का सारा करवा दूंगा। देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसी पेपर को हमने कल डिस्कशन किया था। अब आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा, इसलिए आप लोग को बिल्कुल बने रहना है एसकेएम स्टडी के साथ। इसमें मैं 2 पिछले साल पेपर से बने हुआ प्रश्न लेके आया हूं, और ये 2 प्रश्न तैयार करेंगे तो 10 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड पेपर में। इसलिए आपको ये कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, इसको पूरा पढ़ना है। कोई कहीं से दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, और जैव विविधता के संरक्षण में क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो देखिए, जैव विविधता देखिए, अगर वहाँ पे दिखा पेपर में तो बिल्कुल आपको यही उत्तर जाके वहाँ पे मेंशन कर देना है। कोई अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही है और इसी को उतार देना है। यहाँ पे आप देखेंगे सर, यहाँ पे तो लिखा है इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, और यहाँ पे आप लिखें इसके संरक्षण में क्या क्या नीतियाँ हैं। महत्व और नीतियाँ दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। दोनों क्या है, आपका एक ही है। इसमें ये मत सोचिए कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों क्या है, एक ही है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता, क्या देखें हम लोग, जैव विविधता को देखेंगे कि ये एक्चुअली में जैव विविधता होती क्या है, यानी कि इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं। इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसको हम लोग इंग्लिश भाषा में क्या नाम दिए हैं। तो इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या होती है, बायोडायवर्सिटी मतलब होता है आपका जैव विविधता होता है। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या होती है, जैव विविधता होती है। अब जैव विविधता में मतलब ये समझिए कि जो जीव हैं पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। जीव विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अपने पृथ्वी पर पाए जाती हैं। तो जो जीव हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं कि कैसे, विभिन्न प्रकार से, और इसी को क्या नाम देते हैं, जैव विविधता देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। IUCN के अनुसार 15 लाख से भी अधिक प्रकार के जीवों, अब जीवों मतलब इसमें जंतु भी आएंगे और पादप भी आएंगे, क्योंकि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु होते हैं, एक पादप होते हैं। तो IUCN के अनुसार अपने पृथ्वी पर लगभग 15 लाख से अधिक ऐसे जीव हैं
जिसके बारे में हमें जानकारी है और जो पृथ्वी पर बताई गई हैं, लेकिन इससे अधिक हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल केवल 15 लाख ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल इतनी खोज करके बताई गई हैं। इससे भी ज़्यादा अभी अपनी पृथ्वी पर जीव विद्यमान हैं, लेकिन खोजी कितनी गई हैं? अभी तक केवल 15 लाख से अधिक जीव खोजे जा चुके हैं, जंतु और पादप कुल मिलाकर। ठीक है, विश्व में अथवा किसी स्थान विशेष पर, विश्व में, पूरे विश्व में, विश्व मतलब भारत, चीन, अमेरिका, जितने भी आपके हैं, यूक्रेन, जितने भी हैं, ये क्या हो गए? ये पूरे पूरे वर्ल्ड हो गए, विश्व है हो गया। या फिर किसी विशेष स्थान पर, जैसे भारत का विशेष स्थान आप केरल ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, या फिर आप उत्तराखंड ले लीजिए, तो ये कोई विशेष स्थान हो गया। पर विभिन्न जातियों का पाए जाना जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहलाता है। तो ये बायोडायवर्सिटी की एक परिभाषा निकल के आती है। मान लीजिए किसी को बताना है कि भैया बायोडायवर्सिटी क्या होती है, तो विश्व में अथवा किसी विशेष स्थान पर विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी कहलाता है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि अब तक कितने जीव खोजे जा चुके हैं? अब तक लगभग 15 लाख जीव खोजे जा चुके हैं। देखिए, जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न होता है वो याद की जाती है, समझी जाती है, इसको हूबहू छापना नहीं है, क्योंकि आप इसको हूबहू तैयार नहीं कर पाएंगे। इसको जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिए, उसके बाद इसको अपने खुद से बोर्ड परीक्षा में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जाके छाप देंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या है, मैं इसमें स्पेशल क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे पहले आप वीडियो के फॉर्म में देख लीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए, और फिर जो इसका नोट्स है यानी कि जो इसका PDF है वो कहाँ पे मैं भेज दूंगा? अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे। वीडियो देख लीजिए, 2 से 3 बार आप वीडियो देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, उसके बाद आप PDF को पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्राकृतिक में संतुलन बना रहता है और संपूर्ण पारितंत्र की खाद्य आपूर्ति होती है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जरा सोचिए, अगर जंगल में शेर ना होता, तो भेड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब शेर ही नहीं होता तो भेड़ियों की जातियों की संख्या इसलिए होती क्योंकि ये शेर भेड़ियों को खाता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे भेड़िया हो जाते हैं और अब उनके रहने का स्थान भी क्या हो जाता? घट जाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो जीव होते हैं, अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं? हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब सोचिए जरा कि अगर हमारे पास गेहूं ना होता, चावल ना होता, कहीं ना कहीं ये भी तो जीव हैं। चावल की खेती ना होती, चावल ना होता, तो हम लोग खाते क्या? मछली ना होती, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते, मछली का सेवन करते हैं और मुर्गे का सेवन करते हैं, तो इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं। तो सोचिए जरा, अगर ये सब ना होता तो और लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? तो इसलिए विविधता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवों के लिए। जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। जो जैव विविधता का मूल कारण क्या होता है? जीवों में मिलने वाली अनुवांशिक विभिन्नताएं। जैसे कि क्या कोई मेल है और कोई फीमेल है, क्या दोनों समान दिखाई देंगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इसमें दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन किसके कारण होता है? यह आपके अनुवांशिकी के कारण, अनुवांशिकता के कारण ही उन दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही? कोई डाउट अगर हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा और इसका PDF आप जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना।
इस प्रकार से इसे अनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक परिभाषा प्यारा सा मिला अनुवांशिक विविधता की यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी की। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की परिभाषा क्या देंगे? जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, इसी प्रकार इसे अनुवांशिक विविधता भी कहती हैं। फिर भी विभिन्न भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विभिन्नताओं के कारण भी जातियों में विभिन्नता दिखाई देती है। जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जीव जो ऐसे होते हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। क्या चूहे खुले स्थानों में रहेंगे? क्या बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये बिल में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे वैज्ञानिक के अनुसार हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। वैज्ञानिक के अनुसार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं और पादपों का एक साथ जीवन यापन अर्थात किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की अनेकानेक जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। करेक्ट अगर परिभाषा दे कि चलिए वैज्ञानिक के अनुसार आप परिभाषा बताइए तो क्या देंगे? तो सीधा बता देना है कि विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं और पादपों का एक साथ जीवन यापन अर्थात किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पादप, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की अनेकानेक जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का चयन, शब्द की खोज सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोजेन ने सन 1985 ईस्वी में किया था। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग या खोज यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का चयन सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू.जी. रोजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में? 1985 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप इस पॉइंट को जरूर से जरूर तैयार कर लें। भारत जैव विविधता का मुख्य केंद्र है, जहां पर 167 से अधिक मुख्य पादप जातियों और पालतू पशुओं का उद्गम हुआ है। तो जैव विविधता का सबसे मुख्य केंद्र क्या है? अपना भारत है, यानी कि इंडिया है। इंडिया क्या है? सबसे मुख्य उद्गम है। किसका उद्गम है? यह आपके जैव विविधता का उद्गम है। जैव विविधता संरक्षण की नीतियां। अब जैव विविधता संरक्षण की नीतियां यानी कि कौन कौन सी नीतियां हैं? तो जैव विविधता अर्थात वन्य जीवन के संरक्षण के लिए 100 देशों से अधिक के वैज्ञानिकों ने एक विस्तृत एवं न्यायसंगत संरक्षण नीति को तैयार किया है। कौन कौन सी नीति हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्या है? जंतुओं के प्राकृतिक आवास वनों का संरक्षण। वन्य जीव जातियों का उनके प्राकृतिक आवासों के साथ साथ कृत्रिम आवासों में मनुष्यों के नियंत्रण में, जैसे जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यानों में संरक्षित करना चाहिए और इन्हें किया जाना चाहिए? विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा आपका क्या है? संरक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता। अन्य जातियों की बजाय संकटग्रस्त जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनमें से भी क्रांतिक या अति संकटग्रस्त जातियों को अति संवेदनशील जाति से पहले प्राथमिकता देना चाहिए। बाद में दुर्बल जातियों को उस जाति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपने वंश को क्या करे? संरक्षित किए हुए हैं। तीसरा है आपका कानून द्वारा संरक्षण। अब कानून द्वारा संरक्षण किस प्रकार से लिखेंगे? जंतुओं की जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं, उनके शिकार पर तथा उन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट करने पर वैज्ञानिक जो हैं वो वैधानिक प्रतिबंध लगाना, बता रहे हैं कि लगा देना चाहिए और लगाना भी चाहिए। बिल्कुल वैधानिक प्रतिबंध लगा दीजिए, क्योंकि जो
देखते हैं बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि विलुप्त होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो उनका शिकार कर रहे हैं, और शिकारी उनका शिकार करके क्या करते हैं, या तो खा जाएंगे या फिर उनकी खाल बेच लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो जातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी ना, इसीलिए वैधानिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए और नियमों का अधिक कड़ाई से पालन करना चाहिए। चौथा आपका पॉइंट क्या है? वन्य जीवों पर शोध कार्य। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शोध कार्य किए जाने चाहिए ताकि जिन कारणों से उनका विलुप्तीकरण हो रहा है उसे जाना जा सके। जो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जो होते हैं, अब ये बताइए क्या बाज कभी देखे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। पहले बाज दिखते थे लेकिन अब नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसे विलुप्त जातियां हैं जो कि अब मिलती ही नहीं, ये विलुप्त हो चुकी हैं। क्यों विलुप्त हो गई? कहीं ना कहीं शोध करना चाहिए ना, क्या मुख्य कारण था जिसके कारण जो बाज थे वो विलुप्त हो गए। इस पे क्या करना चाहिए? शोध करना चाहिए। अगला क्या है? जंतु शरण स्थल एवं पार्कों की स्थापना, अर्थात जो जंतु हैं उनके लिए घर बनाना चाहिए। जैसे कि अगर आप हैं, आपके लिए घर नहीं रहेगा तो आप भी विलुप्त हो जाएंगे। ये भटकते 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 पता नहीं कहाँ भटकते इंसान बन जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप भैया जंतुओं के लिए शरण स्थल बनाइए, पार्कों की सुविधा कीजिए। तो चलिए इसमें पॉइंट में क्या लिखना है? ये सारे के सारे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट वाले, इसको आपको लिखना है। जीवों विशेषकर जंतुओं की जाति की सुरक्षा के लिए, पादप के लिए तो करेंगे नहीं क्योंकि भैया पौधे हैं कहीं पे लगा दीजिए, लेकिन जंतुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर जंतु शरण स्थल या सैंक्चुअरी बनानी चाहिए। वहां पर जंतुओं की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना करना चाहिए। जंतुओं के सूक्ष्म आवासों, पोषण क्षेत्रों, प्रजनन स्थल, विश्राम स्थल को इस प्रकार सुरक्षित किया जाना चाहिए कि वहां ये प्रजनन कर सके, यानी जनन कर सके। जनन का मतलब होता है अपने बच्चे को पैदा करना, जनन कर सके, ताकि उनकी जातियां फ्यूचर में भी क्या रहें, बनी रहें। अगला छठा पॉइंट क्या है यहाँ पे? छठा पॉइंट है आपके जंतुओं के चिकित्सालय तथा रोगों से सुरक्षा। सभी जंतुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली पौधों को रोग मुक्त करने की तकनीकी को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोग को अपने बोर्ड परीक्षा में लिखना है और इन पॉइंटों पर विशेषकर आपको ध्यान देना है। कहीं से भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, आप इसको अच्छे से समझा दीजिए तो मैं आपको समझा दूंगा। सातवां है शिकारों पर नियंत्रण। जो शिकारी होते हैं आप देखते होंगे वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, जिसकी वजह से कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इनको विशेषकर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही जानवरों को उचित दशा में मारने देना चाहिए। प्रजनन काल में शिकार के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो लाइसेंसधारी व्यक्ति हैं केवल उन्हीं को जानवरों को उचित दशा में मारने देना चाहिए, और जब प्रजनन काल में रहे तो उनका बिल्कुल भी शिकार नहीं होना चाहिए। वन्य जंतुओं की शिकार पर सामान्यतः प्रतिबंध होना चाहिए और अवैध शिकार के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो सरकार है ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रावधान इनको करना चाहिए जो अवैध शिकार हो रहे हैं। अवैध शिकार मतलब आप देखते हैं जो बिना लाइसेंसधारी कुछ व्यक्ति होते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, वो जानवरों की हत्या कर देते हैं, पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। तो इस पर क्या होना चाहिए? दंड के लिए प्रावधान होना चाहिए। पादप एवं जंतुओं से संबंधित व्यापार को नियमानुसार नियंत्रित कर देना चाहिए। आठवां पॉइंट क्या है आपका? आठवां पॉइंट है यहाँ पे जीवन रक्षित तंत्रों का प्रबंधन तथा पर्यावरण प्रदूषण का रोकथाम। जीव रक्षित तंत्र जल, वायु, मृदा का सही तरीकों से प्रबंधन हो और इसे बचाना चाहिए। यह जीवधारियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है जिससे वे पुनः स्थापित हों। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पौधों व जंतुओं के जीवन के लिए घातक होता है। इसलिए प्रदूषण पर नियंत्रण होना क्या है? आवश्यक है। नौवां पॉइंट है यहाँ पे सभी लाभप्रद पादप जंतु और इनके संबंधित
जंगली किस्मों तथा सूक्ष्म जीवों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे, उन किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो संकटग्रस्त हैं, जो ज़्यादातर संकटग्रस्त जीव हैं, जंतु हैं या फिर कुछ सूक्ष्म जीव हैं। संकटग्रस्त का मतलब वो बहुत ही तेजी के साथ विलुप्त होते चले जा रहे हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए, यानी कि उनको बचाकर रखना चाहिए, और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता है। पारिस्थितिक तंत्र की कदाचित एक जाति को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। 10वां पॉइंट में क्या लिखेंगे, 10वां पॉइंट में लिखेंगे जीवों के प्रति दया एवं जागरूकता फैलाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवों को मार देते हैं, हाँ, तो जब उनके अंदर दया रहेगा तभी तो वो जीवों को नहीं मारेंगे। ऐसा होता है ना कि देखते हैं बहुत लोग जीवों को मार देते हैं। तो लोगों को पादप एवं जंतुओं के लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। जंतुओं पर दया एवं प्रेम की भावना को जागृत किया जाना चाहिए। अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, इसको और अच्छे से समझाने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। जितना हो सकेगा हम और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। 11वां पॉइंट है वृक्षारोपण। अब वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगाना चाहिए। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जिस क्षेत्र से जितने वृक्ष काटे जाएं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनकी गुणक संख्या में उस स्थान पर पौधे लगाना चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वृक्षारोपण व पौधों की सुरक्षा की भावना को जागृत करना आवश्यक है। 12वां है बायोगैस को प्रोत्साहन। तो बायोगैस का उत्पादन अधिक करने से लकड़ी के ईंधन की मांग घटेगी, तो बायोगैस को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि लकड़ी की मांग घटेगी तो जाहिर सी बात है जो अपने पादप होंगे, पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। 13वां है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा। तो वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के साधन विकसित करने चाहिए। 14वां है अद्वितीय पारितंत्रों का संरक्षण। अद्वितीय पारितंत्र को सुरक्षा कवच के तौर पर प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। पिछले साल का आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं ताकि आप इसको तैयार कर लें तो काफ़ी हेल्प करेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और वीडियो लाइक टारगेट यार 1000 वीडियो लाइक टारगेट है, पहुंचा दीजिए। इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए। इसका पीडीएफ मैं भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, SKM स्टडी टेलीग्राम नाम है, जाइए आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है बायोपायरेसी पर आप टिप्पणी कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं बायोपायरेसी क्या होती है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे बायोपायरेसी। क्या लिखेंगे, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी होता क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। तो बायोपायरेसी क्या होता है समझिए, मल्टीनेशनल, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, एक सेकंड प्यारे बच्चों, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। किसी चुराई हुई जानकारी को पेटेंट देना नियम विरुद्ध है, यह चोरी मानी जानी चाहिए। बायोपायरेसी का मतलब ये है कि देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे का सामान चुरा के बेच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये नियम के विरुद्ध है और इनके प्रति क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिएगा, और ये जो है बायोपायरेसी ये पादपों से संबंधित है, या फिर जो हम अपने यहाँ कुछ ऐसे सामान पाए जाते हैं उनको एक पेटेंट देना। अमेरिका द्वारा दिया गया
पेटेंट बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भारत की अनेक वस्तुएं जैसे हल्दी, नीम, हरड़, आंवला, अमलतास, बहेड़ा, सरसों, अदरक, अरंड आदि पेटेंट विदेशी प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका का पेटेंट नियम दूसरे देशों की उपस्थिति, जानकारी, तकनीकी प्रयोग आदि को पूर्व कला नहीं मानता। पहले से ज्ञात वस्तुओं को भी जो अमेरिका में नई ज्ञात हुई हैं को पेटेंट दे देता है, लेकिन अन्य भारत जैसे देशों का नहीं मानता। जब तक अमेरिका का यह नियम नहीं बदलेगा, इस प्रकार की बायोपायरेसी होती रहेगी, यानी कि दूसरे का चुरा के अपना ठप्पा लगा देना। यद्यपि भारत सरकार व अन्य संस्थाओं ने इस प्रकार के एकस्व के विरुद्ध आवाज उठाई है। भारत सरकार ने हल्दी के विरुद्ध पेटेंट रद्द भी करवा दिया है, परंतु यह एक लंबी सूची है। भारत में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती है, अतः यहाँ पर बायोपायरेसी सर्वाधिक होती है। अभी भारत में पेटेंट के लिए जागृति कम है, यानी कि यहाँ पर पेटेंट के नाम पे जागृति नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी किसी को नहीं है। ज़्यादातर भारतीयों को ध्यान देना होगा कि हमारे उत्पादों पर विदेशी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां पेटेंट न लें। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया जैसे कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी संतुति समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी यानी कि GEAC, जो अनुवांशिकतः रूपांतरित अनुसंधान संबंधित कार्यों की वैज्ञानिक तथा जन सेवाओं के लिए अनुवांशिकतः रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेगी। तो ये प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कशन किया है, जो कि आपके 5-5 अंक के हैं, तो आपका 10 नंबर क्लियर होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, फिर इसके द्वारा जो नोट्स बना है PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका PDF मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।